Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your friends, your relative, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing electromagnetic induction, and the basic thing in this chapter is to change the magnetic flux link with any coil. फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल है और ये पूरे चैप्टर में एक ही टैगलाइन है एंड द टैगलाइन इज किसी कुछ भी करके जो कोयल है उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको चेंज करना है. सो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द एनी coil changes, then the EMF is induced, then the current is induced. That is the main concept of this chapter. So friends, what is the thing we had discussed so far in this chapter? तो सबसे पहले हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था. उसके बाद we had discussed the Faraday's law and the formula of the induced EMF was given by EMF is equals to minus d phi by dt. Then after we discussed the Lenz law and we also solved the numerical correspondent to the Lenz law. तो Lenz law ये था कि EMF ऐसे ही इंड्यूस्ड होगा कि आफ्टर बीइंग इंड्यूस्ड वो क्या करेगा, इंड्यूस होने के बाद वो क्या करेगा, वो फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा. So EMF always induced in such a manner that after being induced it opposes the change in the flux. That was the Lenz law and correspondent to that we are able to find the direction of the induced current. ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए. आफ्टर दैट हमने ऐसा भी देखा, अगर कोई यू शेप का फ्रेम है और उसके ऊपर एक रोड, हम उसको लीनियर मोशन करवाते हैं. मतलब अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर being its plane perpendicular to the magnetic field and it start moving linearly. अगर कोई रोड है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर लीनियर मोशन करता है तो उसके दो एंड पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. एंड एनीबडी विल टेल मी, कोई मुझे बताएगा वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? कोई बताएगा? बाबा लंगोटी. BVL was the answer, right? So when any road moving linearly keeping its plane perpendicular to the magnetic field, then EMF induced inside the road will be equals to BVL. And then after we also had discussed that if any road rotates, कोई रोड को अगर हम उसके एक एंड में से कोई लाइन एक एंड में से एक्सिस पास हो रही है and with respect to that axis it rotates in such a manner that its plane perpendicular to the magnetic field. अगर कोई रोड को उसके एक एंड में से पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हम उसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा भैया, वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा. और मुझे कोई बताएगा यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर भी कह सकते हो या आर स्क्वायर भी कह सकते हो. आप रोड का लेंथ एल है तो एल स्क्वायर भी कह सकते हो, या रोड के द्वारा जो सर्कुलर रीजन एस्टेब्लिश होता है उसका रेडियस आर है तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर भी कह सकते हो. बट फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द होल चैप्टर. आज हम एक नया टॉपिक हम इंडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इंडक्शन का मतलब ऐसा हुआ कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ इंड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन. तो आज हम इंडक्शन, वैसे ये चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, बट आज एक टॉपिक है इंडक्शन ऐसा हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैं है ना एक टॉपिक ये चैप्टर का अभी स्किप कर रहा हूँ, एडी करंट का टॉपिक मैं टेम्पररी स्किप कर रहा हूँ. तो अगर आपके पास कुमार पब्लिकेशन का बुक है और आपको लेके बैठे हो, आई होप कि आप सारे बच्चे कंपल्सरली ये बुक आपके पास होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर. तो अगर आपके पास ये बुक है तो बुक के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर, आई एम गोइंग टू स्किप द 2 क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर अभी में है ना, क्वेश्चन नंबर जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ.
क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 में स्किप करा और 18 क्वेश्चन ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा नोट्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस। तो अगर आपके पास बुक पड़ा हुआ है तो 19 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 16, 17, 18 को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक में देखते हो, आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हो तो ये हम यहाँ पे ये रहा। देखो ये अभी एक जो टॉपिक है एडी करंट्स 6.8 वाला जो टॉपिक है वो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, 6.8 वाला जो टॉपिक है उसको। और मैं है ना ये एडी करंट वाला पूरा टॉपिक स्किप कर रहा हूँ। मैं इंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑन द इंडक्टेंस इज व्हाट इज इंडक्टेंस। राइट डाउन इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला and also discuss the parameter on which it is depends and discuss the type of the inductance. तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला मेरा जो लेक्चर है वो चैप्टर जो क्वेश्चन है अभी इस लेक्चर का वो ये है कि व्हाट इज इंडक्टेंस। व्हाट इज its unit and dimensional formula and in which parameter it depend. So friends, that is what is the question. So इंडक्टेंस क्या है और कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, टोटली कंप्लीटली एक नया क्वांटिटी अब हम डिस्कस करने जाने वाले हैं। द नेम ऑफ द क्वांटिटी इज इंडक्टेंस, completely new quantity that we are going to discuss right now. So friends, आपको पता है, कोई मुझे बताएगा what is the flux link with the any coil? कोई भी क्लोज्ड कोयल है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है? B dot A, वेरी गुड। B dot B. फ्लक्स लिंक विथ एनी क्लोज्ड लूप, तो वो आपको ये पता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा होता है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू एन ए बी कोस थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू एन ए बी कोस थीटा। So can I say the net flux is proportional to the magnetic field? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes sir. बट आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देख लो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर देखो, वेरी लॉन्ग वायर, या फिर चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड देख लो, या फिर चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टॉरॉइड देख लो, या फिर चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग देख लो, तो ये सारे जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो यू विल डेफिनेटली फाउंड दैट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोपोर्शनल टू द करंट इटसेल्फ। जितना करंट उसमें से पास होगा उसके डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन होगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो फ्रेंड्स, नेट फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अगर इसको कंबाइन करते हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी क्लोज्ड लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा?
क्या मैं Yes, ऐसा कह sir. सकता हूँ? यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. सो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ पे निकाल देंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे निकाल देंगे, तो ये जो कांस्टेंट आएगा, ये जो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट where constant k is defined, where constant k is defined as a inductance. ये जो कांस्टेंट है उसी को इंडक्टेंस बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर हमको इंडक्टेंस डिफाइन करना है तो हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नेट फ्लक्स, इट इज अ नेट फ्लक्स सर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट. सर બોલો. સર કોઈ બીજા કલરથી લખો ને, નહીં દેખાતું મને. अच्छा એવું થાય છે, ओके. हाँ. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, उसको हम ऐसे डिफाइन कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेट, जो इंडक्टेंस है उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ नेट फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट करंट, नेट फ्लक्स पर करंट. सो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस? उसका यूनिट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस? कोई बताएगा मुझे? Ampere in टेस्ला मीटर स्क्वायर एरिया इनवर्ट एम्पियर इनवर्ट. हाँ, तो वो हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर. आप उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर भी कह सकते हैं. आप उसको वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर भी कह सकते हैं. एंड ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट हेनरी जोसेफ हेनरी, ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी, हम उसको एच से भी डिनोट कर सकते हैं. तो यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस इज अ हेनरी. फ्रेंड्स, इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है. और इंडक्टेंस आपको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, आप उसको ऐसे भी डिफाइन, देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई है. तो हम यहाँ पे दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन डी फाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी. तो हम यहाँ पे भी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसको भी हम, इसको भी हम इंडक्टेंस ही बोल सकते हैं, इसको भी इंडक्टेंस ही बोल सकते हैं. आप दोनों हिसाब से डिफाइन कर सकते हो. फ्रेंड्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड वन मोर थिंग, इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो यूनिट के द्वारा. इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया, तो यूनिट के द्वारा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो. सो डायमेंशनल, जस्ट डू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला योरसेल्फ. डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हो. फ्रेंड्स, दो टाइप के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एंड द सेकंड वन इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब दोनों में फर्क क्या, दोनों में फर्क क्या है? तो फ्रेंड्स, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब, जब कोयल के अंदर करंट पास होता है तो खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल के साथ लिंक हो रहा है, खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल के साथ लिंक हो रहा है, तो वहां पे जो प्रोसेस है, वहां पे जो फिनोमेनन है, उसको वहां पे जो कांस्टेंट होगा वो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे. बट अगर दो कोयल का सिस्टम है, दो कोयल का सिस्टम, देखो मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो आपको और ज्यादा पता चलेगा. सपोज के ये कोई एक कोयल है और उसमें से आप करंट को पास करोगे, उसमें से आप करंट को पास करोगे तो क्या होगा भैया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका लिंक होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो खुद का ही है, दूसरे का नहीं है. तो यहाँ पे जो फिनोमिनन है उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, फिनोमिनन को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. फिनोमिनन इंडक्शन, कांस्टेंट इंडक्टेंस. और म्यूचुअल में क्या होता है कि दो कॉइल होती है, म्यूचुअल में दो
इन द केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देयर विल बी अ टू कॉइल्स, और उसमें क्या होता है कि आपको कोई एक कॉइल में से करंट को पास करना होता है। तो आप करो, कोई एक कॉइल में से करंट को पास करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो दूसरे कॉइल के साथ लिंक होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के साथ लिंक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो कॉइल का सिस्टम है और एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के साथ लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब एक ही कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, और दो कॉइल है, दो कॉइल का सिस्टम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। सीधी सी बात है, म्यूचुअल मतलब दोनों में म्यूचुअली। तो फ्रेंड्स ये आपको इंडक्टेंस के बारे में समझ में आया पूरा चीज? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो इंडक्टेंस, अब वन बाय वन पहले हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन एंड डिराइव म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन एंड डिराइव अ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी मैं लिख रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन डिराइव फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली induced EMF. So that is a question, friends. Okay, let us come to the solution. In the figure, there are two coils. One coil is connected with the battery. Coil number 1 को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और वहां पे रियोस्टेट भी है। और उसके बाजू में एक दूसरा कॉइल है। कॉइल नंबर 1 को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और बाजू में एक दूसरा भी कॉइल है, और वो जो सेकंड कॉइल है उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब मैं ये स्विच ऑन करूंगा, जब हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, कोइल 1 में से करंट पास होगा। तो जैसे ही कोइल 1 में से करंट पास होगा तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? बताओ भैया क्या होगा? बोल भी दो फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू?
फ्लक्स लिंक होगा। जैसे ही आप कोयल 1 में से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। या परफेक्ट। तो जैसे ही आप कोयल 1 को चालू करोगे, कोयल 1 में से करंट पास करोगे, तो कोयल 1 का जो इंडक्ट कोयल 1 के अंदर जो कोयल है, कोयल 1 जो है वो एज ए सोलेनॉइड बिहेव करेगा और वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा। बट फ्रॉम दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, many of that magnetic field lines also link with the coil 2। मतलब कोयल 2 के साथ कुछ फ्लक्स लिंक होगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोयल 2 में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो खुद का नहीं है, वो दूसरे का है, बाजू में से आया है। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म्ड है कि कोयल 2 के साथ कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल 2, फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल 2 उसको मैं अगर N2 phi 2, 1 टन का फ्लक्स phi 2 बोलते हैं, 1 टन का फ्लक्स अगर मैं phi 2 बोलता हूं तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू N2 phi 2। बट मुझे ये बताओ कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट, कोई मुझे बता सकता है? ये दूसरे कोयल में जो फ्लक्स लिंक होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? तो कैन आई से द फ्लक्स लिंक विद द कोयल नंबर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्रॉम द कोयल नंबर 1। जैसे आप कोयल नंबर 1 में करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। जब आप करंट को रिड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस होगा, तो फ्लक्स भी रिड्यूस होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दूसरे कोयल के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो पहले कोयल में जो करंट पास हो रहा है उसके सेम प्रोपोर्शन में है? क्या ये मैं कह सकता हूं? फ्रेंड्स कुछ बोलो, कुछ डिस्कशन करो। तो क्या ऐसा कह सकता हूं मैं कि दूसरे कोयल के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो पहले कोयल में से जो करंट पास हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है? यस और नो? यस सर। तो फ्लक्स लिंक विद द कोयल नंबर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग फ्रॉम द कोयल 1। और नाउ इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। तो ये जो कांस्टेंट है, हमको पता है कि ये कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? अभी जो थ्योरी डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको पता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? तो अभी तो हमने डिस्कस किया थ्योरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। बट मोर प्रिसाइजली यहाँ पे उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिकॉज यहाँ पे दो कोल का म्यूचुअल सिस्टम है, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अब आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस टर्म विद द टाइम बोथ द साइड्स। दोनों साइड में इसको टाइम के द्वारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। चलो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, तो अब ये जो N2 है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे M21 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकल के आएगा। M21 भी बाहर निकल के आएगा। एंड दोनों साइड नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बट आपको पता होगा कि ये जो माइनस N2 d5 2/dt तो है, वो तो क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? Friends, anybody tell me what is this N d5/dt? induced EMF. It is a induced EMF। बट ये है ना कोयल नंबर 2 में प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको मैं E2 बोल दूंगा। तो आई विल डिनोट इट बाय E2। तो नाउ आई कैन से E2 इज इक्वल्स टू माइनस M21 di1/dt।
So E2 is equals to minus M21 dI1 by dt. So friends, this is what is the mutual induced EMF. So friends, the question was, what is the mutual induction? तो ये जो फिनोमिनन है कि कोइल 1 में से करंट पास करोगे तो दूसरे कोइल के साथ फ्लक्स लिंक होगा, और कोइल 1 का अगर करंट चेंज करोगे तो दूसरे कोइल में भी फ्लक्स चेंज होगा। अब कोइल का अगर फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो खुद का है या दूसरा का है, बट अगर फ्लक्स में चेंज होता है, वेरिएशन होता है, तो डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगा? Current. ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो फिनोमिनन था उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। एंड लास्ट में मैंने जो डिराइव किया वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ था। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भी मैंने डिराइव किया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the new question is, write two definitions of mutual इंडक्टेंस। अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का के लिए दो डेफिनेशन लिखना है। तो फ्रेंड्स, कंसीडरिंग दिस इक्वेशन, look at this equation. So as we know, N2 phi 2 is equals to M21 into I1. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप M21 को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो इट विल बी N2 phi 2 by I1 होगा। चलो ये बराबर है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर से आपको डेफिनेशन प्रिपेयर करना है, डिफाइन करना है इसको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, देखो म्यूचुअल में जो ना दो कॉइल का सिस्टम होता है, तो ऑलवेज स्टार्टिंग यहाँ से होगा कि इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल द फ्लक्स लिंक विद एनी कॉइल, फ्लक्स लिंक विद एनी नेट फ्लक्स लिंक विद एनी कॉइल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द अदर कॉइल, फ्लक्स लिंक विथ एनी वन कॉइल per unit current passing through the other coil is defined as a mutual inductance of the system of two coil. So I repeat the definition. In the system of two coil, net flux link with any coil per unit current passing through the other coil is defined as the mutual inductance of the system of two coil. So is it understood, friends? So it is a definition number 1. अब दूसरा डेफिनेशन हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। So E2 is equals to negative sign is just for indicating that the direction of the EMF is in the opposite direction to the change in flux. So removing the negative sign, तो अब अगर आप M21 को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो ये क्या हो जाएगा भैया? E2 अपॉन dI1 by dt होगा। चलो कोई मुझे इसके ऊपर से डेफिनेशन बना के देगा? एनीबडी फ्रॉम योर साइड? आप में से कोई इसके ऊपर से डेफिनेशन बना के देगा? ओके, मैं बोल देता हूं आपको। इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल, if the rate of the current from any one coil is a 1 unit, that is 1 ampere per second, then EMF induced in the other coil is defined. EMF induced in the other coil is defined as a mutual inductance of the system of two coils. So I repeat the definition. In the system of two coil, on passing
the current from one coil having a rate of the change of the current is 1 ampere per second, and then if the EMF induced in the other coil is then the EMF induced in the other coil is defined as a mutual inductance of the system of two coil. I repeat, in the system of two coil, if the rate of the change of the current is 1 ampere per second in one coil, then the EMF induced in the other coil is defined as a mutual inductance of a system of a two coil. So that is the definition of the mutual inductance. It is depend, क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आपको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का you have to define mutual inductance two times. You have to give the two definitions of the mutual inductance, and also we want to write on which parameter it is depend. तो ये कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है. So it is depend on the 6 parameter. Number 1, it is depends on the number of turns of the two coils. ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है सिस्टम का, it is depend on the number of coil, number of turns of a coil. Of both the coils. Number 2, it is depend on the shape of a coil. Number 3, it is depend on the dimensions. कोयल के डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है. नंबर 4, वो दो कोयल के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट है. नंबर 5, दोनों कोयल का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, रिलेटिव अरेंजमेंट, वो सिस्टम का जो ये अरेंजमेंट किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. एंड दोनों कोयल का इंक्लिनेशन, एक दूसरे के साथ जो इंक्लिनेशन है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंड ऑन दिस 6 पैरामीटर्स. It is depend on the number of turns of the coils, shape, dimensions, medium between the two coil, relative arrangement and relative inclinations. इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस किए. एक, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो हमने डिस्कस किया. और यहाँ पे वंस अगेन यू गेट द नेगेटिव साइन. तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी वेरिएशन को अपोज करेगा. अब यहाँ पे वो कौन सा वेरिएशन है, तो चेंज इन द करंट, di/dt का मतलब चेंज इन करंट, तो वो करंट के वेरिएशन को अपोज करेगा. और हमने उसके दो डेफिनेशन भी डिराइव किया और कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी हमने डिस्कस किया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस of a system of two coils which are coaxial to each other and having same length. So the topic, the question is very 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 important topic, very important question. Derive formula of a mutual inductance of a system of two coaxial coil having same length. फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. तो अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है. ऑब्वियसली म्यूचुअल तभी आएगा जब हमारे पास दो कोयल होगी. तो बट यहाँ पे दो कोयल जो है ना, बोथ द कोयल्स आर इन सच मैनर दैट दे आर कोएक्सियल टू ईच अदर. मतलब दोनों कोयल्स का जो एक्सिस है वो सेम ही है.
So both the coils are coaxial to each other. So here you can see two coils are there. One is having a larger cross-sectional area and other one is having a smaller cross-sectional area, but they are located in such a manner that their axis becomes equal. दोनों का एक्सिस एक ही है, देखो. So दोनों का जो एक्सिस है वो ये है. So दोनों का एक्सिस तो एक ही है, देखो. So the two coils are such a manner arranged in such a manner that they are coaxial to each other. Now let us assume this is a larger coil. This is a coil number 1 जिसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसको मैं coil 1 बोलूँगा, और जिसका क्रॉस सेक्शन कम है उसको मैं coil number 2 बोलूँगा. जिसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसको कोयल 1 बोलूँगा, जिसका क्रॉस सेक्शन कम है उसको कोयल 2 बोलूँगा. अज्यूम करते हैं कि कोयल 1 जो है ना उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है एंड कोयल 2 के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है. ऐसा अज्यूम करके चलेंगे. नाउ अज्यूमिंग द केस नंबर 1. Let I1 current is passed from a coil 1 having larger cross section. देखो I1 करंट मैंने पास किया कोयल 1 में से जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो उसके द्वारा जैसे ही आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हियर, चलो उसको मैं B1 बोल देता हूं. तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कोयल 1 में से I1 करंट पास किया तो दैट विल बिहेव एज अ सोलेनॉइड. तो व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड? मोनी. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो μ0 N1 I1 where this a small n1 is equals to, as you know, capital N1 by L. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर. अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. तो कोयल 1 में से करंट पास किया, बट फ्लक्स किसका फाइंड करेंगे? फ्लक्स किसका फाइंड करेंगे? कोयल 2. कोयल 2 का, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. जैसे ही आप कोयल 1 में से करंट पास करोगे तो पूरे कोयल 1 के पूरे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोयल 1 का जो जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा. So now flux linked with the smaller coil, उसको मैं phi 2 बोलता हूँ. उसके 1 टन का फ्लक्स phi 2 है तो नेट फ्लक्स हो जाएगा N2 phi 2. तो N2 phi 2 इज इक्वल टू N2 इंटू, चलो phi इज इक्वल टू AB cos थीटा. चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर A वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा. वेक्टर A का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर B के डायरेक्शन में ही है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B? 0. एंड फाई का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है भैया? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है?
N2I2. अरे फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? AB cos theta. ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे वी वांट्स टू फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द स्मॉलर कॉइल, तो आई हैव टू कंसीडर द स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। वैसे फ्लक्स तो बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया में है, बिकॉज करंट हमने बिगर कॉइल में से करंट पास किया, तो फ्लक्स उसका जितना भी एरिया है, बड़ा वाला एरिया, तो वहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा। बट वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स विद द स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स विद द स्मॉलर कॉइल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कॉइल का एरिया लिखना पड़ेगा या बिगर कॉइल का एरिया लिखना पड़ेगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, कोस जीरो तो 1 है, मतलब ओनली ए बी होगा। तो यहाँ पे फाई टू इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए, कैपिटल ए बी लिखना चाहिए या स्मॉल ए बी लिखना चाहिए? मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि स्मॉलर कोयल है ना, उसका एरिया स्मॉल ए है, लार्जर कोयल का एरिया कैपिटल है, तो आई शुड राइट अ स्मॉल ए और कैपिटल ए। कैपिटल। अरे मैं है ना, ये स्मॉलर कोयल का फ्लक्स फाइंड तो करना स्मॉल अच्छा है। हाँ सॉरी, स्मॉल है। स्मॉल ए, एंड बी शुड बी इक्वल टू बी वन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो बी वन ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो जो है वो तो बी वन ही है। तो ये हो जाएगा हमारा नेट फ्लक्स N2 φ2। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर प्लेस करेंगे हम B1 का, तो μ0 N1 I1, मैंने B1 का वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया। अब मैं है ना फ्रेंड्स, इसको मैं L से मल्टीप्लाई करता हूँ राइट साइड को, एंड L से डिवाइड करता हूँ। ये μ0 स्मॉल n1 कैपिटल N2 AI1, अब मैं है ना L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया। तो मुझे कोई सोच के बताएगा कि ये N2/L क्या होगा, कैपिटल N2/L, कैपिटल N2/L क्या होगा? अरे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, स्मॉल n2 हो जाएगा ना। कैपिटल N2/L करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंबॉलिकली स्मॉल n2 हो जाएगा। और बाकी क्या बचेगा, तो बाकी बचेगा A बचेगा, L बचेगा एंड I1 बचेगा। चलो, अब क्या, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट है वो तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मिलेगा, so according to the definition, mutual inductance M21 is equals to net flux of the coil number 2 upon the current from the coil number 1। तो M21 इज इक्वल्स टू, मतलब ये N2 φ2 को I1 से डिवाइड कर दो, ये जो लास्ट वाला उसको I1 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, तो μ0 N1 N2 इंटू A इंटू L। तो ये जो है दैट इज अ फ्लक्स, दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने कहाँ से करंट पास किया था, कोयल 1 में से करंट पास किया था, और फ्लक्स कोयल 2 का फाइंड किया था हमने। उससे उल्टा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, अब है ना, हम केस नंबर 2 करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे, अब मैं क्या करूँगा? कोई बताएगा केस नंबर 2 में मैं क्या करूँगा? अभी पहले हमने कोयल 1 में से करंट पास किया और कोयल 2 का फ्लक्स फाइंड किया। कोयल 1 में से करंट पास करने के द्वारा कोयल 2 का फ्लक्स फाइंड किया। अब मैं क्या करूँगा, Flux linked with larger coil. तो अब मैं ना करंट जो है ना वो स्मॉलर कोयल में से पास करूँगा, करंट को स्मॉलर कोयल में से पास करूँगा, और फ्लक्स जो है ना वो लार्जर कोयल का फाइंड करूँगा। अब उल्टा प्रोसेस करेंगे। सो अब करंट, आई एम गोइंग टू पास द करंट नाउ। सपोज current I2
is passed, current I2 is passed from a smaller coil. तो कोई मुझे बताएगा what should be the magnetic field? Then the magnetic field produced. चलो कोई मुझे बताएगा what should be the magnetic field produced? mu naught n2 I2. म्यू नॉट N2I2. देखो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया, मैंने कोयल 1 में से करंट पास किया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोयल 1 के रीजन में ही प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कोयल 1 के ही रीजन में प्रोड्यूस होगा। तो कोयल 1 का जो रीजन है वो इतना ही है, तो यहाँ पे ही इतने पार्ट में ही मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, इतने पार्ट में ही मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो नाउ देखो अब मैंने स्मॉल कोयल में से करंट पास किया, तो अब हम फ्लक्स कौन से कोयल का फ्लक्स फाइंड करेंगे? Larger लिंक्ड विद द coil 1. कोयल नंबर 1, तो उसका नेट फ्लक्स होगा N1 phi1। तो N1, चलो phi1 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? Capital A. देखो यहाँ पे मिस्टेक होता है। सीधी सी बात ऐसी है कि आप ऐसा ही सोचोगे कि अगर कोयल 1 का अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो कोयल 1 का एरिया लेना पड़ेगा। बट एक प्रॉब्लम है, नो डाउट आपको अगर कोयल 1 का फ्लक्स फाइंड करना है तो कोयल 1 का ही एरिया लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लक्स का जो रीजन है ना वो कम है। मुझे फाइंड करना है लार्जर एरिया का फ्लक्स, बट फ्लक्स इटसेल्फ इज कन्फाइंड टू द स्मॉलर एरिया, और हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं तो उसका जहाँ पे फ्लक्स प्रेजेंट है उसी एरिया को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। भले ही हमारा इंटेंशन लार्ज एरिया का फ्लक्स फाइंड करना है, बट वो वहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं ना, फ्लक्स है ही कन्फाइंड एरिया में। तो केस नंबर 1 में क्या था पता है? केस नंबर 1 में ये था कि फ्लक्स बहुत सारी जगह पे था, फ्लक्स जो था ना वो बहुत सारी जगह पे था, मतलब पूरे लार्ज एरिया में फ्लक्स था, बट हम फाइंड कर रहे थे, हम स्मॉलर एरिया का फ्लक्स फाइंड कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी हैड कंसीडर्ड अ स्मॉल एरिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मुझे फ्लक्स फाइंड करना है लार्जर एरिया का, फ्लक्स लार्जर एरिया का फाइंड करना है, बट फ्लक्स खुद ही स्मॉल एरिया में है। तो हम यहाँ पे मुझे कैपिटल ए लिखने की जरूरत है, बट मैं लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज कैपिटल ए एरिया में फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स का जो रीजन है वो स्मॉल ए ही है। तो वी हैव टू कंपल्सरीली राइट डाउन स्मॉल ए। ये पता चला फ्रेंड्स, ये चीज समझने लायक था। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, लार्जर कोयल का फ्लक्स फाइंड करना है, तो पहली नजर में मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे लार्जर कोयल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करना चाहिए। यस, करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे पूरे एरिया में फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स मतलब कन्फाइंड रीजन में ही है। तो अब मुझे कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, जहां पे फ्लक्स है वही एरिया मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. और यहाँ पे B2 का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा फ्रेंड्स? दैट इज अ म्यू नॉट N2I2। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैं है ना इसको म्यू नॉट आगे लिखूंगा कैपिटल N1 स्मॉल n2 I2, और मैं L से मल्टीप्लाई करूंगा, L से डिवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स N1/L क्या हो जाएगा? N1/L Small n1. स्मॉल n1, तो स्मॉल n1 n2 A इंटू L। आप A के बदले पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, A के बदले पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेर पाई आर स्क्वायर वेर R इज द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर कॉइल, वेर R इज द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर कॉइल इंटू I2। चलो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अब हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है भैया, कि कोई एक कॉइल का नेट फ्लक्स डिवाइड बाय द करंट फ्रॉम द अदर कॉइल, करंट फ्रॉम द अदर कॉइल, इट इज डिनोटेड बाय M12, फ्लक्स ऑफ 1 and current of the coil 2 on 1/2
on flux on 1 by coil 2 M12 is equals to N151 upon I2. अब I2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, क्या बचेगा, म्यू नॉट N1N2 इंटू AL। तो फाइनली फ्रेंड्स आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो आपको ऐसा पता चल गया होगा कि दोनों केस में आपको जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल रहा है वो, उसका जो फॉर्मूला है वो दोनों केस में M12 equals to M21. तो फ्रेंड्स क्या पता चला, अगर आपके पास फ्यूचर में न्यूमेरिकल के अंदर दो कॉइल का सिस्टम है, दो कॉइल का सिस्टम है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉइल, कोई एक कॉइल में आप करंट पास कर सकते हो और दूसरे के साथ फ्लक्स, दोनों दोनों में से कोई भी एक कॉइल में से आप करंट पास करो, दूसरे कॉइल का फ्लक्स फाइंड कर सकते हो, कोई भी इंटरचेंज, मतलब दोनों मेथड आप कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस। यहाँ पे ऐसा प्रूव हो गया कि हमको सेम ही आंसर मिलेगा। एंड इसी को रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। So M12 is equals to M21 is equals to M. So this is known as a reciprocity theorem. Reciprocity theorem. सर अगर दोनों कॉइल में करंट पास किया हो तो? हाँ, तो भी वो करना क्या है आपको, करना तो वही है आपको कि कोई एक कोइल का, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स ऑफ एनी वन कोइल अपॉन करंट ऑफ द अदर कोइल, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं कर ओके, सकते ना, दोनों में से एक का ही आपको करंट पास करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यस सर। इज दैट क्लियर? आप देखो, आप मेन टॉपिक क्या है, आप देखो, आप इंडक्शन पढ़ रहे हो, इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो खुद के फ्लक्स के द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, और दूसरे कॉइल का जो करंट पास करेंगे और ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल नंबर 1 में, तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। तो करना क्या आपको, ऑब्वियसली कंपलसरी आपको एक कोई और कॉइल में आपको करंट प्रोड्यूस करना है, इंड्यूस करना है, तो आपको करंट तो एक ही कॉइल में से पास करना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर। दोनों में देखो, अब पहले से ही दोनों में करंट है, पहले से ही दोनों में करंट है, तो भाई जनरेट करने की क्या जरूरत हाँ है, तो फिर, हाँ सर, तो भाई बराबर। जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूरा जो टॉपिक है वो हमने खत्म किया। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, सेम टू सेम थ्योरी है, स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम है, थोड़े एक आध क्वेश्चन ज्यादा है, अदरवाइज द सेम थ्योरी आर ऑन द सेम ट्रैक। यहाँ पे दो कॉइल थी, तो म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने डिफाइन किया। तो अगर एक ही कॉइल है, ओनली वन कॉइल, तो वहां पे क्या होगा भैया, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस हम अब डिस्कस करेंगे। तो क्या फ्रेंड्स ये टॉपिक समझ में आ रहा है भैया, किस हिसाब से जा रहा है ये टॉपिक? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरेक्शन करो तो अच्छा रहेगा, आप थोड़े क्वेश्चन के आंसर दो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में क्या दिख रहा है आपको? इंडक्टेंस नहीं अभी। हाँ, इंडक्टेंस का टॉपिक। ओके ओके here now the question is discuss the self induction and
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। Let us assume this is the coil and with the coil a battery is connected. अज्यूम करो कि ये कॉइल के साथ एक डीसी सोर्स बैटरी कनेक्ट किया हुआ है और इसको रियोट स्टेट के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही हम ये स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें से करंट पास होगा। तो इसमें से जैसे ही करंट पास होगा तो ये क्या बिहेव करेगा, एज ए सोलेनॉइड बिहेव करेगा और क्या प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके खुद के ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद के साथ कंबाइंड उसके साथ लिंक होगा। तो जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे तो यहाँ पे ये जो कोयल है वो एज ए सोलेनॉइड बिहेव करेगा, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खुद के साथ ही लिंक होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ लिंक होगा। और फिर अगर आप रियोस्टेट का पोजीशन चेंज करते हो तो ये करंट में भी वेरिएशन आएगा और जैसे ही करंट में वेरिएशन आएगा तो फ्रेंड्स ये कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसमें भी चेंजेस आएगा। जब आप रियोस्टेट का पोजीशन चेंज करोगे तो क्या होगा, तो भैया जो करंट पास हो रहा है उसमें वेरिएशन होगा, करंट में वेरिएशन होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में भी वेरिएशन होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो ये कोयल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो कोयल के अंदर क्या होगा, करंट, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोयल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, बट यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होने का रीजन खुद का फ्लक्स है या कोई और सिस्टम का फ्लक्स है, ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या कोई और सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बोलो कोई और क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूसरे कोयल का है या खुद का है, खुद का है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खुद का ही है, दूसरे का नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ सेल्फ इंडक्शन। तो दैट इज व्हाई दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ सेल्फ इंडक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद की है, दूसरे में से नहीं आ रही है, दूसरे कोयल में से नहीं आ रही है, वो खुद में से आ रही है, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड है और वो खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें खुद में लिंक हो रहा है और उसी में चेंज होने के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो दैट इज व्हाई द phenomenon is known as a self induction and the constant here is known as a inductance. तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेट फ्लक्स जो है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो नेट फ्लक्स जो है एन फाई, 1 टन का फ्लक्स फाई है तो नेट फ्लक्स को मैं एन फाई कह सकता हूँ। तो कहना है इसे नेट फ्लक्स एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। क्या ये बात बराबर है फ्रेंड्स, यस और नो? सर यहाँ Yes, पे yes, sir. ऑलरेडी करंट था ही कॉइल में, तो फिर फ्लक्स तो फिर करंट की वजह से हुआ ना। क्या बोल रहे हो? हाँ तो फ्लक्स करंट की वजह से ही है ना, तो फिर और एक इंड्यूस करंट अंदर की कॉइल के अंदर के साइड इंड्यूस करंट नया डेवलप होगा। कॉइल के अंदर हमने जो पास किया वो अलग ओके सर। हमने जो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया वो अलग है। सपोज कि वो 10 वोल्ट का बैटरी है तो इसके अंदर एक नया ईएमएफ जनरेट होगा और वो इसके अगेंस्ट में होगा। इज दैट क्लियर? सर यही पता नहीं चला, मतलब ये जो 10 वोल्ट है उसके द्वारा जो करंट फ्लो होगा उससे कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड खुद को ही और इंड्यूस नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, फिर आप अगर यहाँ पे रियोस्टेट का पोजीशन चेंज करोगे, रियोस्टेट का पोजीशन चेंज करोगे तो ये करंट में वेरिएशन होगा और वेरिएशन होने के बाद यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा।
वेरिएशन होने के बाद ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ईएमएफ डेफिनेटली इंड्यूस होता है। तो आप बोलो, आप क्या पूछ रहे हो आप? हाँ सर, तो करंट में वेरिएशन करेंगे तो उसका अपने आप फ्लक्स वेराई हो ही जाएगा ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तो फ्लक्स वेराई होगा तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा ही होगा। अच्छा। आपको थोड़ा और मैं समझाऊं, फिर इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा ना, इक्विवेलेंट सर्किट, वो ऐसे कुछ होगा कि ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है वो तो रहेगा ही, और ये यहाँ पे रियोस्टेट के जो भी रेजिस्टेंस है वो भी रहेगा, और यहाँ पे क्या क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज आएगा अगर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर करंट को आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसके अगेंस्ट में एक वोल्टेज आएगा। सपोज कि वो 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा उसका तो मैं फार्मूला निकालूंगा, इसका फार्मूला मैं डिराइव करूंगा, इसका फार्मूला। बट सपोज कि वो 1 वोल्ट है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा अभी, 9 वोल्ट। 9। इज दैट सर क्लियर तो सर? ऐसा क्यों सर्किट हमें करंट इंक्रीज क्यों नहीं करने देती? अरे वही तो प्रॉब्लम है ना, लेंस लॉ हमने 2-3 हिसाब से प्रूव किया, हमने एनर्जी कंजर्वेशन से वो लेंस लॉ प्रूव कर दिया, अभी आप वापस से वहां पे क्यों आते हो? वो हमने प्रूव तो कर दिया है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के। अगर वो ऐसा नहीं करते तो एनर्जी कंजर्वेशन कोलैप्स हो जाएगा। इज इट ओके? सर मतलब हम सामने से करंट और ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी सोर्स से, नहीं, तो मेरी उतना बात करंट। सुनो, सिंपल सिंपल सी चीज ऐसी है कि कोई भी कोयल में से जब फ्लक्स पास होता है और उसमें अगर आप वेरिएशन करते हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो हमारा मेन टास्क है। तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। आप क्या पूछना चाहते हो, आप बताओ मुझे। सर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन बैटरी है 10 वोल्ट की, हाँ, अब अगर मैं करंट इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मुझे वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा 11 या 12। नहीं तो नहीं, मैं मैं चाहता हूँ। वोल्टेज, नहीं नहीं, वोल्टेज मुझे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, मैं रियोस्टेट में से रेजिस्टेंस चेंज करूंगा ना। ये रियोस्टेट इसीलिए तो मैंने लगाया है। ओके सर। तो रियोस्टेट इसी की वजह से लगाया है। हमारा टारगेट अभी ये नहीं है कि हमको कितना करंट प्रोड्यूस करना है और फिर क्या होगा, हमारा टारगेट ये है कि कोयल के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो कितना होता है, मुझे ये फाइंड करना है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है और अगर आप रियोस्टेट का पोजीशन चेंज करोगे, रियोस्टेट का पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो ये बैटरी, ये जो कोयल है उसके साथ, कोयल के साथ फ्लक्स लिंक होगा, उसमें वेरिएशन आएगा। और यहाँ पे जो भी फ्लक्स लिंक होगा, जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो ऑब्वियसली करंट के सेम प्रोपोर्शन में होगा। जितना ज्यादा करंट होगा इतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अब आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और हमको ये पता है कि ये कांस्टेंट कौन सा है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थ्योरी इट इज नोन एज अ इंडक्टेंस, more precisely it is a self inductance, it is a self inductance. So friends, Li, अब मैं क्या करूंगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस तो आ गया, अब मैं दोनों साइड है ना डिफ्रेंशिएशन करूंगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो डी डी टी ऑफ एन फाई इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ एल आई। अब एन बाहर निकल के आएगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल बाहर निकल के आएगा, डी आई बाई डी टी। दोनों साइड, सर हाँ बोलो। सर अगर मैंने यहाँ पे करंट इंक्रीज किया तो फ्लक्स तो होल जो सर्किट है उसका जो लूप है उसका इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए ना। हाँ तो होगा ना, तो फिर सर तो यहाँ पे सिर्फ ये जो हमने सर्किट के अंदर कॉइल है उसकी बात क्यों की? देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है मुझे ये बताओ। समझे आप? यस सर। तो कुछ एरिया तो होना चाहिए ना एंक्लोज करने के लिए।
तो ओके कोई भी ऐसी चीज है कि जहां पे एंक्लोज होगा। इज दैट क्लियर? सर, मतलब मैं ये कहना चाहता था कि जो हम सर्किट, पूरी सर्किट जो मेन सर्किट है, उसका अगर हम करंट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी वेरी कर रहे हैं, तो पूरी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होना चाहिए ना। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, राइट? तो फ्लक्स के फॉर्मूला से देख सकते हो कि फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? कोई एरिया के साथ लिंक होगा। तो वो लिंक करने के लिए कुछ एरिया तो चाहिए ना। तो आप यहाँ पे आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स को लिंक करने के लिए आपके पास कोयल होना चाहिए जिसके अंदर कुछ एरिया है। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स लिंक होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बट फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज कोई एरिया नहीं है वायर का। स्ट्रेट वायर का कोई एरिया नहीं होता है। स्ट्रेट वायर का एरिया तो 0 होता है। तो उसमें फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा ना। फ्लक्स लिंक तो यहाँ पे ही होगा, कोयल में। सर, बट पूरे सर्किट का तो लूप बन रहे हैं ना सर। अरे यार, अब जब ये सोलेनॉइड है, राइट? अब करंट यस सर। जो है, ये स्ट्रेट वायर में जो करंट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होता है? ऐसे होता है। यस सर। और आपका जो वायर है वो ऐसे है, राइट? यहाँ पे कुछ ऐसे है। तो कहाँ से लिंक होगा? मुझे ये बताओ कि ये सर्किट के लूप में कैसे फ्लक्स लिंक होगा, मुझे ये बताओ। सर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सर्किट का तो होगा ना सर, फ्लक्स पूरे अरे मैं सर्किट का, ऐसा बोल रहा मतलब। हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वायर की, वो वायर के अराउंड ऐसे होती है, राइट? जहाँ पे करंट मतलब यहाँ पे पास हुआ तो ऐसे हुआ, हाँ सर। वो ऐसे हुआ। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा एरिया तो होना चाहिए ना कि जिसके द्वारा वो लिंक हो। तो यहाँ पे एक ही जगह पे ऐसा है कि यहाँ पे एरिया है, और यहाँ पे फ्लक्स सोलेनोइड का ऐसा होता है। तो ये जो है वो लिंक होगा फ्लक्स। अगर हाँ, आप यहाँ पे कोई वापस से यहाँ पे दूसरा एक सोलेनोइड लगा देते हो तो उसका वापस से कुछ लिंक होगा यहाँ पे। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि खाली सिंपल वायर है और सिंपल वायर का एक ही लूप है। ऐसे कोई वायर का लूप है तो उसमें अगर आप करंट पास करते हो तो उसमें कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ऐसा। और मेरी ये बात सुनो कि चलो ये मान भी लेते हैं कि वो होता है, तो उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, हम जो फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं वो हम पर्टिकुलरली ये कोयल का ही फाइंड कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई आई हैड कंसीडर्ड द ओनली द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल। और चलो मान भी लेते हैं कि ये पूरा जो लूप है उसके साथ कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो उससे क्या करने वाले हैं? उससे होगा क्या? आपका क्या बेनिफिट होगा उससे? सर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो हम करंट वेराई करे उसका सारा क्रेडिट ये फ्लक्स में जाएगा, मतलब जो सर्किट का खुद का फ्लक्स नहीं, है वो वो। यहाँ पे जितने सपोज कैसे दूसरा कोयल भी है, यहाँ पे सपोज के कोई दूसरा कोयल भी है, तो वहां पे भी ये फॉर्मूला आप N2 φ2 करके लगा सकते हो। तो हाँ, ओके जितना सर। कोयल है वहां पे सब जगह पे यही चीज होगी। यस सर। मतलब पूरे सर्किट का फ्लक्स होगा। तो भी हम यहाँ पे जो अभी कर रहे हैं वो ये पर्टिकुलरली जो ये कॉइल है आपको दिख रहा है, जो कॉइल, उसी का हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। तो वो N φ ∝I, वो चाहे फिर ये कॉइल हो या दूसरा कॉइल हो या कोई तीसरा कॉइल हो, वो सारे कॉइल के लिए एक चीज कंफर्म्ड है कि जो फ्लक्स लिंक होगा वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे N φ ∝I, ये फिर N1 φ1 भी हो सकता है, N2 φ2 भी हो सकता है, N3 φ3 भी हो सकता है, बट प्रोपोर्शनल टू I तो कॉमन रहेगा। तो अगर N1 φ1 है तो यहाँ पे L1 आ जाएगा, इंडक्टेंस नंबर 1 आ जाएगा। N2 φ2 है तो इंडक्टेंस नंबर 2 आ जाएगा। N3 φ3 है तो इंडक्टेंस नंबर 3 आ जाएगा। तो ये चेंज होगा, बट I थोड़ी ना चेंज होगा। I तो पूरे सर्किट में एक ही होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों जगह पे, फिर माइनस लगाते हैं, तो माइनस N dφ/dt। बट आपको ये पता है कि ये माइनस N dφ/dt तो क्या होता है? माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। N dφ है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो ये जो फॉर्मूला मुझे मिला, ये जो फॉर्मूला मुझे मिला, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे मिला। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि
अब हम यहाँ पे सेम ट्रैक, जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो किया था वही हम वापस के करेंगे कि अब हम यहाँ पे दो डेफिनेशन अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से वी आर गोइंग टू डिफाइन टू डेफिनेशंस. Discuss the two definition. So सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Li इज इक्वल्स टू एन फाई. फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Li इज इक्वल्स टू एन फाई. तो यहाँ पे अगर L को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो एन फाई बाई आई हो जाएगा. चलो इसके ऊपर से डिफाइनेशन बनाओ. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, नेट फ्लक्स associated with the coil on passing a unit current from it, on passing unit current from it is defined as a self inductance. Net flux associated with the coil on passing unit current from it is defined as a self inductance. And number 2, EMF is equals to minus L di by dt. अब मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं. नेगेटिव साइन जस्ट ऐसा इंडिकेट करता है कि ये जो EMF होता है वो वेरिएशन को अपोज करेगा. यहाँ पे वो करंट के वेरिएशन को अपोज करेगा, बिकॉज करंट के वेरिएशन के द्वारा ही फ्लक्स का वेरिएशन होता है. तो यहाँ पे वो करंट मतलब फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा. तो अब मुझे इंडक्टेंस को डिफाइन करना है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट इज 1 यूनिट, if the rate of the change of the current passing through the coil is a 1 unit, 1 ampere per second, then the EMF induced is defined as a self inductance. If the rate of the change of the current passing through a coil is 1 unit, that is 1 ampere per second, then EMF, induced EMF is defined, then induced EMF is defined as a self inductance. So that is the two different definition of the self inductance. अब मैं है ना हेनरी का डेफिनेशन करूंगा. आई एम गोइंग टू डिफाइन द यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन यूनिट ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस. फ्रेंड्स, हमको पता है कि EMF का जो वैल्यू होता है वो L di by dt होता है. तो अब L का वैल्यू हो जाएगा EMF अपॉन di by dt. नाउ इफ अ di by dt is a 1 ampere per second, di by dt is equals to 1 ampere per second, then and EMF, and if the EMF is equals to 1 volt, मतलब न्यूमरेटर भी 1 हुआ, डिनोमिनेटर भी 1 होगा, तो L becomes 1 हेनरी. di by dt का वैल्यू 1 है, अगर EMF भी 1 है तो इंडक्टेंस 1 हो जाएगा. तो उसका डेफिनेशन ऐसे हम बोल सकते हैं कि इफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड इफ इंड्यूस्ड EMF इज 1 वोल्ट, देन द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज अ 1 हेनरी. आई रिपीट, इफ the current passing through the coil is 1 ampere per second and EMF induced in it is 1 volt, then the self inductance of a coil is defined as a 1 Henry. So that is the definition of 1 Henry. So friends, Henry का definition हमने लिया. Now on which parameter on which parameter does the self inductance depend? So it is depend on the number of turns. ये जो कोयल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट है. नंबर 2, इट इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कोयल. मैं ये प्रूव करके दूंगा, मैं ये सारी चीज प्रूव करके दूंगा. इट इज डिपेंड ऑन द शेप, इट इज डिपेंड ऑन द साइज एंड इट इज डिपेंड ऑन द मीडियम ऑन विच द इंडक्टर इज वाउंड. वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट है जिसके ऊपर वाउंड किया हुआ है. तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये कुमार पब्लिकेशन का बुक है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर कुमार पब्लिकेशन का बुक है तो आप देखो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लिया है. 20th क्वेश्चन जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका डिस्कशन कर लिया है.
21, that is two definition of the mutual inductance and on which parameter the mutual inductance depend. वो 21 question है. 22nd question was a very most important question. Two coaxial coils का mutual inductance reciprocity theorem हमने डिराइव किया. क्वेश्चन नंबर 23 सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है. क्वेश्चन नंबर 24 टू डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस. क्वेश्चन नंबर 26 हमने 25 बाकी है. 26 हमने डिस्कस कर लिया कि 1 हेनरी का डेफिनेशन एंड ऑन विच पैरामीटर डज द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड. अब मैं है ना क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करने वाला हूं. दैट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. And the question is derive formula of self inductance for a very long solenoid. तो वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, ऐसा अज्यूम कर लो कि हमारे पास बहुत ही लॉन्ग सोलेनॉइड है एंड जब आप उसमें से करंट पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो लिखना है कि लेट द करंट आई बी पास्ड फ्रॉम द लॉन्ग सोलेनॉइड, देन द ईएमएफ, देन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इज इक्वल टू म्यू 0 NI. चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड मिल गया. देखो, आपको अगर सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है ना तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है. इफ यू वांट टू फाइंड द सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस देन यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप. नंबर 1, आपको पहले B फाइंड करना है. नंबर 2, आपको B के ऊपर से फाई फाइंड करना है. एंड नंबर 3, फाई के ऊपर से आपको L या M फाइंड करना है. तो सबसे पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया. नंबर 2, नाउ द फ्लक्स लिंक्ड विद द होल फ्लक्स लिंक विथ दिस सोलेनॉइड चलो, मुझे ये फ्लक्स फाइंड करना है. तो फाई क्या होगा फ्रेंड्स? 1 टन का फ्लक्स होगा ना, वो AB cos थीटा होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा. तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 है. क्रॉस सेक्शन का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है एंड क्रॉस सेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो भी वही होगा. तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा. बट इफ यू वांट टू फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द होल n टन्स तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा NAB. तो द नेट फ्लक्स N फाई इज इक्वल्स टू N A के बदले A, B के बदले में क्या लिखूं? म्यू 0 NI. अब मैं है ना एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे L से मल्टीप्लाई करता हूं, L से डिवाइड करता हूं. तो फ्रेंड्स, ये N/L क्या हो जाएगा? N/L क्या हो जाएगा? स्मॉल n. तो म्यू 0 स्मॉल n वापस से स्मॉल n, तो म्यू 0 स्मॉल n स्क्वायर, म्यू 0 स्मॉल n वापस से स्मॉल n, तो म्यू 0 स्मॉल n स्क्वायर A into L into I. And now according to the definition, self inductance is equals to N phi by I. तो N phi by I करो फ्रेंड्स. तो N phi by I करो तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? म्यू 0 N square A into L. So friends, this is the formula of the self inductance. ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल गया फ्रेंड्स. देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी सेम टू सेम ही था. फर्क यहाँ पे वहां पे ये था कि ये n स्क्वायर के बदले n1 इंटू n2 था, n स्क्वायर के बदले n1 इंटू n2 था. और दूसरी बात, अगर यहाँ पे वैक्यूम के बदले कोई और मीडियम होता तो यहाँ पे परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम के बदले परमीएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम आता. मतलब अगर कोई कोयल को आप सॉफ्ट आयन पे वाउंड करते हो तो यहाँ पे परमीएबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयन आएगा. तो फ्रेंड्स, अब ये क्लियर हो गया कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज डिपेंड ऑन द डायमेंशंस,
it is depend on the shape and it is also depend on the medium on which it is wound. ये 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है. वो क्लियर हो गया फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? Yes, sir. And friends, now we are going to discuss the last question of the today's lecture, and that is also a very most important question. And the question is that derive the formula of potential energy of the inductor. Question is, what is inductor? Derive the potential energy of the store inside the inductor. Question is, what is inductor? Derive potential energy store in inductor. The component of a circuit, the component of a circuit which possess inductance, the component of the circuit which possess the inductance, जिसके पास इंडक्टेंस होता है, is called inductor, is called inductor. जिसके पास इंडक्टेंस होता है उसको इंडक्टर बोलते हैं. देखो 3 चीज है, इंडक्टर, इंडक्टेंस एंड इंडक्शन. जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको इंडक्टन, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको इंडक्शन बोलते हैं. ये जो फिनोमेनन है उसको इंडक्शन बोलते हैं. ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, उसको इंडक्टेंस बोलते हैं. और जो कंपोनेंट है जिसके अंदर ये होता है, मतलब कोइल, मतलब सिंपल कोइल, उसको इंडक्टर बोलते हैं. सोलेनॉइड और कोइल कैन बी कंसिडर्ड एज अ इंडक्टर. एक सिंपल सा सोलेनॉइड या जो कोइल है उसको हम इंडक्टर बोल सकते हैं. तो उसका इंडक्टर का जो सिंबल है वो ये है कि जहां से करंट एंटर हो रहा है वो प्लस है, जहां से करंट लीव करेगा वो माइनस होगा, उसका इंडक्टर है. अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों होता है वो पहले समझ लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का रीजन क्या है? तो फ्रेंड्स, जब इंडक्टर में से करंट पास होगा तो हमको पता है कि वो करंट के वेरिएशन को क्या करेगा, अभी हमने डिस्कस, वो करंट के वेरिएशन को अपोज करेगा. तो मगर इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना है या उसके अंदर करंट आपको इंड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा कि वो करंट को वेरिएशन उसका अपोज करेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिशन में आपको वर्क करना पड़ेगा. अगर आपको ईएमएफ करंट का वेरिएशन मेंटेन करना है या फ्लक्स का वेरिएशन मेंटेन करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो आपको वो अपोजिट साइड जो फोर्स, अपोजिट साइड जो एनर्जी मिलेगी उसका आपको उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा. You have to do some work. Then and then the flux can be changed. Then and then the current can be vary. And at the cost of that work, the energy is stored inside the inductor. देखो ये पोटेंशियल एनर्जी की जो बात है ना, वो ये हमारे 11th एंड 12th साइंस के अंदर ये तीसरी या चौथी बार आई. तो एवरी टाइम हम पहले वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों स्टोर होता है, उसका रीजन क्या है. हर एक थियरी में ऐसा था. जैसे पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर था, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड था 9th चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में. तो एक एवरी टाइम व्हेन यू डील विद द पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले आपको समझाना पड़ता है कि वो क्यों स्टोर होता है. तो यहाँ पे क्यों स्टोर होता है भैया, तो भाई बात ऐसी है कि इंडक्टर क्या करता है, तो भाई करंट का वेरिएशन को अपोज करता है. तो अगर आपको इंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में आपको एनर्जी जो मिल रहा है, जो अपोज करेगा, तो उसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा.
और जितना वर्क आप करोगे, जितना एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, वो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो लॉस्ट नहीं होता है, वो सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो सबसे पहले आप ये समझा दो, उसके बाद स्टार्ट करो कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। हमने ये प्रूव करके दिया हुआ है कि इंडक्टर का जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, ये हमको पता है। अब मैं दोनों साइड में है ना करंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों साइड में उसको करंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने दोनों साइड करंट से मल्टीप्लाई, बट फ्रेंड्स आपको ये पता है ये क्या है, वोल्टेज इनटू द करंट, याद है किसी को? पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, वोल्टेज इनटू करंट पावर, पावर है। पावर। बट अगर आपको याद हो तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज इनटू द करंट इज अ पावर, and power is equals to the rate of the doing work. Can I say this? Yes, sir. So it is a rate of doing work, and that is proved, that is comes out to be a Li di by dt. अब ये dt dt है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये dw क्या मिलेगा आपको, Li, हाँ, Li di। अब ये जो फिर इंटीग्रेट कर बता रहा देंगे। है, हाँ ये जो इक्वेशन है वो क्या बता रहा है, सो दिस इज एक्चुअली अ वर्क, दिस इज अ वर्क रिक्वायर्ड टू इंड्यूस डी आई करंट। मतलब डी आई जितना स्मॉल करंट को इंड्यूस करने के लिए मुझे इतना वर्क रिक्वायर्ड है। तो अगर मुझे आई करंट इंड्यूस करना है, सो नेट वर्क रिक्वायर्ड टू इंड्यूस आई करंट, अगर मुझे आई जितना करंट इंड्यूस करना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपको पता है भैया, बोलो क्या करूं मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आई, किसका, तो ये डी डब्ल्यू का मतलब एल आई डी आई का। तो फ्रेंड्स एल तो बाहर निकल गया आएगा और आई रेस टू 1 है, तो आई स्क्वायर बाय 2, so it will comes out to be I square by 2 from where to where, from 0 to I। आई टू 0। पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करो, तो L I square by 2 minus 0 square by 2 it will be L I square by 2। तो फ्रेंड्स फाइनली हमको I जितना करंट अगर इंडक्टर के अंदर एस्टेब्लिश करना है, I जितना करंट इंडक्टर के अंदर एस्टेब्लिश करना है, तो हाउ मच वर्क यू रिक्वायर टू डू, half Li square। And this is not just a work, according to the conservation of energy, this is also the stored energy stored inside the inductor। So finally friends, it is proved that the energy stored inside the inductor, energy stored inside the inductor will be equals to half Li square। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर derive, just a minute, derive the equation of the potential energy inside the inductor। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके हिसाब से आपको मिलता है, किसका, ये एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये फॉर्मूला किसको मिलता है, मतलब ये कैसा लगता है आपको, तो हाफ सी वी स्क्वायर, काइनेटिक, हाँ दैट इज आल्सो इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये कैपेसिटर के हाफ सी वी स्क्वायर के साथ कोरिलेंट है, एनालॉगस है, बट इट इज आल्सो एनालॉगस विद द हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो काम मैकेनिक्स में मास कर रहा है, मास मतलब इनर्शिया भी बोल सकते हो, इसको इनर्शिया भी बोल सकते हो, तो जो काम मैकेनिक्स में इनर्शिया मतलब मास कर रहा है, तो वही काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन करेगा, इंडक्टेंस करेगा। लेंथ एल, वो लेंथ नहीं है भैया, सॉरी दैट इज द इंडक्टेंस। तो जो काम मैकेनिक्स में इनर्शिया कर रहा है, वही काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टेंस करेगा। और सीधी सी बात है ना, देखो वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे करंट क्या है, dq by dt। dq by dt। अब आपको पता है कि इंडक्टेंस क्या करता है, वो वेरिएशन ऑफ द करंट, करंट का वेरिएशन को अपोज करेगा, यस और नो। तो यस सर, है ना, वो आई के वेरिएशन को अपोज कर रहा है। तो ऑब्वियसली इनर्शिया क्या करता है, याद करो गैलीलियो ने बताया था कि इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया स्टेट चेंज को अपोज करता है, स्टेट चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज को अपोज करता है। तो देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
100% एनालॉगस है। तो इंडक्टर करता क्या है, तो वो करंट, उसके बाजू में करंट है, करंट के वेरिएशन को अपोज करता है। तो इनर्शिया क्या करता है, वो स्टेट चेंज को अपोज करता है, मतलब वेलोसिटी चेंज को अपोज करता है। तो सेम टू सेम करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये पूरा फॉर्मूला है ना जो एनालॉगस है, मतलब फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस को आप ऊपर से देखो तो अलग अलग है, बट आप डिटेल में जाते हो, डेप्थ में जाते हो, तो पता चलता है कि सारे ब्रांचेस के फॉर्मूला एक दूसरे के एनालॉगस है। बट सिंपल मुझे आपको यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन करना था, सिंपल ये एक्सप्लेन करना था कि अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि मैकेनिक्स के इनर्शिया के एनालॉगस क्वांटिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना है। मैकेनिक्स में जो मास काम करता है वही काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन करता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस करता है। मुझे खाली इतना ही समझाना था यहाँ पे, और ये फॉर्मूला मैंने प्रूव किया। क्या ये बात आपको समझ में आई पूरी चीज। यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स आज मैंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मैंने कंप्लीट किया। आज हमने इंडक्टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट किया, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के सारे थ्योरीज कंप्लीट किया। ये थ्योरी ऐसे है कि अगर आप आज के दिन पे ही घर पे जाके एक बार दो बार लिख लेते हो तो डायरेक्टली बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे तो भी आपको आ सकता है। बहुत ही सिंपल से बहुत ही इजी थ्योरी है, सेम ट्रैक पे जा रही है सारी थ्योरी। तो मैंने आज होमवर्क में अभी आपको भेज देता हूँ, बट अभी मैं आपको बता दूँ तो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 27 तक, 19 से लेके 27 तक हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आज का होमवर्क आज ही कर दो, बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात फ्रेंड्स, हमारा जो मंडे का जो टाइमिंग होता है वो क्या है, 11 o'clock। 11:20। अच्छा फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, अच्छा आज का लेक्चर तो अभी खत्म हो गया, बस टाइमिंग डिस्कस करके हम लीव करेंगे।